हाँ जी, मेरा नाम आरबीएस भदौरिया के नाम से पुलिस विभाग में जाना जाता हूँ। पूरा नाम राम बहादुर सिंह भदौरिया है। और मैं सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करके जब आया था, तो जून 83 में ग्वालियर वहाँ मुरैना आया था। जी। और मुरैना में 83 से लेके और 95 तक रहा। तो उस बीच में डकैती समस्या काफी पीक पे थी। जी। और छोटे बड़े दोनों तरह के गैंग वहाँ ऑपरेट कर रहे थे। और स्थिति ये थी कि पुलिस को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती थी। एडी वर्क करना पड़ता था रात दिन, दिन हो या रात हो, उसका कोई समय नहीं था। एडीएस का गठन अंकल जी किस समय हुआ था? क्या ये 80 के दशक में हुआ था या उससे पहले से था? मैं समझा नहीं क्या क्या। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं अंकल कि ये जो एंटी डकैत स्क्वाड जो पुलिस में था, जिसे एडीएस के नाम से भी जानते थे, तो इसका गठन किस समय पर हुआ था? किस दशक में हुआ था? इनका गठन तो मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ता था तब से ही था। जी। अ, मतलब 68-69 से मैं छोटा था, तब से ही ये गैंग ऑपरेट करते थे। जी। और तरह के गैंग हुआ करते थे। जी। तो आपने जैसे अभी बताया कि छोटे और बड़े गैंग्स जो हैं वो उस दौर में काफी ऑपरेट हुआ करते थे उस पूरे क्षेत्र में। तो क्या उस समय की परिस्थिति में डकैत होना एक बड़ी आम बात हो गई थी? हाँ, कुछ आम बात इसलिए भी थी कि कुछ तो वास्तव में परिस्थितिवश बनते थे, कुछ बेरोजगारी की वजह से बनते थे। जी। और कुछ शौक से भी बनते थे कि अब जैसे कुछ समाज है, पिछड़े वर्ग के समाज, गुर्जर समाज वगैरह। तो गुर्जर समाजों में ये था कि जो अच्छा डकैत होता था, उसकी मान्यता समाज में बहुत अच्छी थी, इज्जत थी। और उसकी शादी भी जल्दी हो जाती थी। यदि वो अच्छा इस प्रकार नहीं था, डकैत नहीं था, तो उसकी शादी भी होना बहुत मुश्किल थी। तो क्या आपके इस प्रकार के कुछ गैंग से कभी आपका आमना सामना हुआ? ये कई बार हुआ, कई कई बार आमना सामना हुआ। तो अपने दौर के कुछ मशहूर गैंग्स के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी देंगे कि कौन कौन से डकैत थे जो मशहूर थे और किन कारणों से मशहूर थे, और पुलिस ने किस तरीके से उनकी घेराबंदी की? हाँ जी। अ, हमारे टाइम में एक तो रमेश सिकरवार थे, शायद वो आप मिले होंगे उनसे, अभी हैं, वो जिंदा हैं। सबलगढ़ में रहते हैं जो? तो हाँ हाँ हाँ, जी। दुबले पतले जी। वाले। तो की गैंग में भी 16-17 लोग थे। जी। और उनने क्या किया था कि अपनी गैंग सहित एक श्योपुर इलाके में ज्यादा ऑपरेट करते थे। उनकी कुछ वहाँ तेंदूपत्ते के व्यापारियों से कुछ नहीं बनी होगी, या लेन देन का कुछ सवाल होगा। तो उन्होंने तेंदूपत्ते के ट्रकों में उनकी आग लगा दी थी। और एक खाड़ी गांव था मारवाड़ियों का, उसमें 4-5 मारवाड़ी उन्होंने मार डाले थे। और और वो क्या हुआ था कि अ, जब मारवाड़ी मार डाले, तो थाना प्रभारी को आसिफ इब्राहिम, श्री आसिफ इब्राहिम एसपी थे हमारे, जी। जो आईबी चीफ ऑफ इंडिया होके रिटायरमेंट हुए। वो बल्कि प्रथम मुस्लिम आईबी चीफ ऑफ इंडिया थे। और उनने जो है वो वहाँ एसपी थे हमारे, तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले मेरे को वहाँ लगाया। उस थाने में ढोडर थाना पड़ता था। जी। तो मेरे को वहाँ लगाया, बोले आपको इसका उन्मूलन करना है किसी प्रकार। अब मैं चूंकि एनसीसी भी ट्रेंड था पहले से ही, और सी सर्टिफिकेट वगैरह और फायरिंग वायरिंग मेरा अच्छा था, बेस्ट शॉट था। और इस तरह से मैं, वो जानते थे, तो मैं प्रोविजनल पीरियड तो कर ही नहीं पाया। 3-4 महीने प्रोविजनल पीरियड किया। तो मैंने प्रोविजनल पीरियड में बामोर में अटैच था, तो ट्रक लुटेरे बहुत थे वहाँ। तो वहाँ रोज आए दिन ट्रक और बसें लूटी जाती थी, हरियाणा बस भी लूट ली थी। तो मैंने जाते ही इनकाउंटर किया था उनका। तो वहाँ कुछ फर्क पड़ा था, कुछ शांति हुई थी रोड पे। और
मैं फिर मेरे को वहाँ कर दिया श्योपुर इलाके में ढोडर में। तो रमेश सिकरवार से एक दो बार ऐसे ही आमना सामना हुआ, लेकिन जंगल इतना भयंकर था कि बरसात के दिन थे और पत्ते बड़े वो हो जाते हैं बरसात में, ज्यादा झाड़ियों के, तो 10-5 कदम का भी आदमी नहीं दिखता। तो गोली वोली चली और वो गैंग बड़ा भारी, हजारों एकड़ में वो गैंग है, लाखों एकड़ में वो जी, जंगल है। जी, तो वो अ, उसमें वो गायब हो गए। दो मौके आए, फिर वो क्या हुआ कि अपने आप ही उन्होंने सरेंडर कर दिया। इंदिरा जी की डेथ हो गई थी, चुनाव घोषित हो गए थे, और इन्होंने ये आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके बाद में हाँ, और मैं जब उसमें आया, ट्रेनिंग करके आया था, तो बांबोर में ट्रक लुटेरों से भी इनकाउंटर हुआ। तो उसमें एक घायल होके गिर गया था, तो वो उसको हमने पकड़ लिया। तो बाद में गोली चली थी करीब ग्वालियर और बामोर के बीच में, जी, निरावली की क्या थी, जी, जी, वहाँ वो छिपे हुए। और मैं क्योंकि नया था, तो 15-20 किलोमीटर तो डेली गश्त करता ही था। जी, तो बामोर से रायरू रायरू एक अच्छा, वहाँ अच्छे स्पॉट है ट्रक वालों का, तो वो वहाँ तक आता था मैं। वहीं से पैदल रात को जाता था। रात का समय था, बरसात के दिन थे, 10-11 बजे की बात है। तो गैंग पुलिया के नीचे छिपा हुआ था वो। तो उसको मेरे मेरे पास केवल एक हवलदार था बंदूक वाला, एक मेरे पास बंदूक थी, बाकी तीन जो होमगार्ड के सैनिक थे, तो वो उनके पास कुछ भी नहीं था, डंडा ही था। तो हमने उसको झांक के देखा पुलिया के नीचे, चेक करते हुए जाते थे। तो उनको आहट हुई, तो वो एकदम से भड़बड़ा के भागे। 7-8 लोग थे, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब फायरिंग शुरू कर दी, तो गोली चली करीब पौन घंटा करीब गोली चली, और वो एक गिर गया, घायल हो गया। तो उससे पूरी जानकारी हुई। तो पूरे जितने रोड रॉबरी के केस थे, जी, बल्कि गुना, हाँ, जी, ग्वालियर से गुना तक की जितनी भी रोड रॉबरी हुई, वो सब बरामद हुए। उस जमाने में 6-7 लाख का जमा बरामद। जी। तो इसके अलावा अंकल मैं आपसे एक मैप शेयर करता हूँ अभी। आप एक बार उस मैप को देखकर बताइएगा कि अ, ये जो पूरा एरिया था, कि यही एरिया था जो प्रभावित था। आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। हाँ, मैं, हाँ, तो जितना हमने अभी हाँ रिसर्च जी, किया हाँ, है जितना हमने अभी रिसर्च किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, उसमें एक चीज निकल कर आई है सामने कि जितनी भी ये वारदातें थी, ये अ, ये जो पूरा क्षेत्र है हमारा, इटावा से लेके भिंड और सबलगढ़ तक का, और यहाँ नीचे बांदा, कानपुर और चित्रकूट तक का। तो अधिकतर जो डकैत समस्या थी, उसे हम तीन इलाकों में बांट सकते हैं। एक तो भिंड और मुरैना का क्षेत्र जो चंबल पट्टी कहलाती थी, एक राजस्थान का क्षेत्र जो धौलपुर वाला इलाका था, और एक यमुना पट्टी के अंदर आपका जो इटावा से लेके औरैया और आगे फूलन देवी के गांव तक का, और जो कालपी तक का एरिया था, जालौन तक का एरिया था वो। तो इस विषय पे आपका अनुभव क्या कहता है अंकल जी, कि ज्यादा जो डकैती समस्या थी वो किस इलाके में थी? क्या वो यमुना पट्टी में अधिक समस्या थी, या चंबल पट्टी में अधिक समस्या थी? और दोनों स्थानों के डकैतों के स्वभाव में कोई मूल अंतर देखने को मिलता था क्या? हाँ जी। ये ये चंबल नदी के उस पार यूपी शुरू हो जाता है। जी, तो वो यूपी में, तो एमपी पुलिस में था, यूपी में इसलिए हमारा कोई वो नहीं रहा रहता था। जब जरूरी काम आता था तब भी जाते थे। वैसे यूपी में उधर हमने जो है एडी वर्क नहीं किया है। जी, और ये इधर भिंड, ये चंबल नदी के इस पार आए हैं। तो चंबल नदी में क्या है, भिंड, ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग। जी, तो इसमें उसमें कुल 8 8 पहले जिले थे, अब तो शायद 10 हो गए।
हुँ, तो 10 जिलों में इस क्षेत्र में भिंड, मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर, श्योपुर अभी जिला बना है बाद में, और शिवपुरी और ये गुना तक जो है, ये करीब 8-10 जिले थे। ये इसमें डाकू प्रभावित ज़्यादा थे, और सबसे ज़्यादा उनमें भी सबसे ज़्यादा ग्वालियर और भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी, श्योपुर, तो इनके बीच का जो जंगल है, जी। बड़ा घना जंगल है, भयंकर जंगल है। तो रिमाइंस भी है, नदी है, पारम नदी है, चंबल नदी है और सूनो नदी है। तो उस जगह पे जो है काफ़ी डकैतों का शरण मिलता था, पानी भी मिल जाता था उनको। और जंगलों में जो चरवाहे होते थे, ये गाय भैंसों की वो खिरकाई लगाते थे, तो वो वहाँ से उनको राशन पानी भी मिल जाता था। अ, उस दौर में अंकल 90 के दशक में और 80 के दशक के अंत में पिंड में कुछ बड़ी सक्रिय गैंग्स हुआ करती थी, जैसे डाकू मेहरबान सिंह की, या फिर उनके भतीजे आए जो राजू सिंह, राजू कुशवाहा करके जो कोर्ट से थे। तो कभी आपका इन लोगों के साथ आमना-सामना हुआ? नहीं, इन लोगों के साथ तो नहीं हुआ, जी, लेकिन ये राम निवास और एक वो रमेश सिकरवार तो हैं ही, जी, और ये इधर ये मैं अम्बा साइड में रहा तो यहाँ ये भूरा डकैत था, भूरा तोमर जी, उर्फ राजवीर, हुँ, और वो तीनों उसमें ऑपरेट करता था। जी, हम यदि खदेड़ते थे तो यूपी में घुस जाता था, यूपी वालों को खबर करते थे तो वो राजस्थान में घुस जाता था। तो वो पकड़ ले जाता था, हमारे यहाँ से भी ले जाता था, जी, और उत्तर प्रदेश से भी ले लेता था, उधर से पुलिस खदेड़ती थी तो हमारे यहाँ आ जाता था। तो हमने कई बार पीछा किया और एक बार एनकाउंटर करके और उसको मार गिराया, और 2 पकड़े हमने वो की छुड़ाई और उसको मार गिराया, और गैंग लीडर था, और 3-4 लोग घायल हुए, तो बाद में हमने फिर वो सबको पकड़ ली। अ, अंकल उस समय जो ग्रामीण परिस्थितियाँ होती थीं, उसमें डकैतों को लेके बड़े सेंटिमेंट्स होते थे गाँव वालों के अंदर। तो आप जब अपना सूचना तंत्र तैयार कर रहे होते थे, तो क्या आपको ये समस्या आती थी कि गाँव वाले जो है वो कभी पुलिस विभाग को ही बैक स्टेप करते थे, या जानकारियाँ गलत देते थे, या भ्रम में डालते थे, या डकैतों को शरण देते थे? तो ऐसी परिस्थितियों से आप कैसे जो है निपटते थे? हाँ, कभी-कभी मुखबिर जो है, ये बात सही है कि डबल रोल करते थे, बल्कि ज़्यादा ही लोग इसलिए करते थे जी। कि वो डाकुओं से तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, जी। तो हम लोगों से तो कम इंटरेस्ट था, तो भी हम जो है अपने जो खास होते थे हुँ, और कुछ उनको मदद शासन से भी करवा देते थे, उनके लाइसेंस से भी मंजूर करवा देते थे, तो इस हिसाब से कुछ लोग मदद करते थे हमारी, और उस मदद की बदौलत हमें काफ़ी मदद मिलती थी। और क्योंकि अब क्या है कि वो स्थानीय लोग जो हैं, हम लोगों की कुछ जैसे आपके मुरैना में रिश्तेदारियाँ हैं, सिकरवारों में और तोमरों में और इनमें, तो उस हिसाब से हमको खबर मिल जाती थी। जी। अ, वो एक दौर था अंकल जब डकैत होना बड़े सम्मान की बात माना जाता था। तो ऐसी परिस्थितियों में आप युवाओं का रुझान क्या देखते थे उस समय? उस समय युवाओं के मन में क्या पुलिस के प्रति ज़्यादा सम्मान था, या डकैतों के प्रति ज़्यादा हाँ, जिन लोगों के डकैतों से इंटरेस्ट जुड़े हुए थे, तो वो तो डकैतों का सम्मान करते ही थे। लेकिन हम लोग जो थे, पुलिस वाले जो थे, पुलिस वाले उनको काफ़ी, जो हमसे टच के लोग थे और हमसे जो मिल लेते थे, हमसे संतुष्ट हो जाते थे हमारी बात से, तो वो हमारा सम्मान करते थे। और इस उन हाँ, वो काम करवाते थे तो उनका मदद भी करवाते थे, उनके घरवालों को भर्ती भी करवा देते थे, हम पुलिस में करवा देते थे, और हथियारों के लिए लाइसेंस भी बनवा देते थे, यदि कोई एडी वर्क में मदद करते थे वो तो। अ, अंकल ये कहा जाता है मध्य प्रदेश के बाहर जहाँ पर लोग चंबल को आज भी जो है वो डकैतों से जोड़कर देखते हैं। तो कुछ बातें इस प्रकार की उठती हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उस पर अपने विचार प्रकट करें। ये कहा जाता है कि
चंबल में जो डकैत हथियार उठाते थे, वो डकैत सामाजिक कारणों से हथियार उठाते थे। परंतु मेरा अपना अनुभव जो इनके साथ रहा है और पिछले कई इंटरव्यूज में रहा है, तो मैंने शायद ही कोई ऐसा डकैत देखा हो जिसने सामाजिक कारण से हथियार उठाए हों। सारे विवाद या तो उनके पारिवारिक विवाद थे या उनके ग्रामीण विवाद थे। एक या दो केस ऐसे समझ में आते हैं जहां उन्हें प्रशासन से कुछ तकलीफ मिली है, जैसे पान सिंह तोमर का हम उदाहरण ले लें। तो उसके बाद उन्होंने हथियार उठाए हैं, बट अधिकांश जो लोगों ने हथियार उठाए हैं वो आपसी लड़ाई में या अपने गांव की लड़ाई में ही उठाए। तो क्या ये कहना जायज होगा कि सामाजिक कारणों से चंबल में व्यक्ति हथियार उठाता है? इस क्षेत्र में एक तो सबसे बड़ी बात ये थी, अभी भी है कि देहातों में लोगों के पास लाइसेंसी बंदूक बहुत है। पूरे मध्य प्रदेश में जितनी नहीं होंगी उतनी हमारे ये ग्वालियर और चंबल संभाग में लाइसेंस है। तो क्या होता है कि अच्छा, फिर ये यहाँ साक्षरता की बहुत कमी थी। उस समय क्या था कि दूर दूर स्कूल हुआ करते थे, तो अब वो हमारे यहाँ से भिंड कोई कोई लोग जाते थे, कोई फूप जाते थे, फूप में कॉलेज भी नहीं था। तो क्या होता था कि इतनी दूर साक्षरता नहीं थी वहाँ पे गांव में देहातों में, तो उस चीज को समझते नहीं थे, कानून का ज्ञान भी नहीं था। तो वो क्या होता था, यदि उनमें आपस में झगड़ा भी हुआ तो वो बंदूक उठा लेते थे, राइफल उठा लेते थे, वो उसमें मर्डर तक हो जाता था। मर्डर मामूली बात हो जाती थी। अब मर्डर हो गया तो वो ये सोचते थे कि अब वो जेल जाएंगे तो भी आजन्म कारावास होगा या फांसी होगी तो भी जिंदगी गई, और डकैत बन जाएंगे तो पैसा भी कमाएंगे, इज्जत भी कमाएंगे, और समाज में हमारी इज्जत होगी। तो इस वजह से वो डाकू बनना। अच्छा, फिर वो जो डकैत गैंग थे वो जी। उनको हाथों हाथ ले लेते थे। तो जी। वो उनका एक आकर्षण था। जी। तो वो डकैत गैंग में शामिल हो जाते थे, और जो भौगोलिक स्थिति थी वो उनको बहुत मदद करती थी। बड़े बड़े भरके और जंगल के बीहड़ ऐसे होते थे जहाँ 10 कदम का आदमी नहीं दिखता है, आप घूमते रहो। इसमें अगर हम किसी प्रकार के जातीय समीकरण की बात करें तो आपको क्या ऐसा लगता था कि डकैत व्यवस्था के अंदर भी जातीय समीकरण काम करते थे, या वहाँ सर्वधर्म और सर्व जातीय संभाव जो है वो देखा जाता? डकैत गैंग के अंदर तो क्या होता है कि वो हम लोग भी दो ही जातियां मानते हैं, एक तो डकैत, एक पुलिस। वो भी हम लोगों को ही सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। जी। और इस वजह से वो उनके अंदर जो सब तरह के लोग होते थे, सब जातियों के लोग होते थे, जी। तो वो एक दूसरे की आपस में मदद करते थे, और जीवन मरण का साथ था उनका। तो वो एक दूसरे को छोड़ सकते नहीं थे, तो किसी भी जाति के हों वो एक होते थे, एक रहते थे। अंकल जी, आपने 80 और 90 दोनों दशक देखे हैं पुलिस विभाग में, विशेष रूप से चंबल संभाग के आसपास। तो 80 के दशक में जो डकैतों की मान्यताएं थी और उनका आचरण था, 90 के दशक के अंत होते होते जो हम एक नया दूसरा आचरण देखते थे, तो क्या आप ये मानते हैं कि नैतिकता में भारी गिरावट आई थी 80 और 90 के दशक में, और जो डकैत परंपरा थी वो पतन की ओर बढ़ रही थी? नहीं, उसका कारण मैंने ये बताया ना, साक्षरता नहीं होने के कारण दुनियादारी का उन्हें ज्ञान बिल्कुल नहीं था कि आदमी को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए, उससे ज्यादा फायदा होता है। और आगे बन के अफसर जो बनेगा वो लड़का हमारा, वो आगे जाके तरक्की करेगा। तो वो सोच नहीं थी इनकी, वो उनको ज्ञान ही नहीं था कि क्या क्या होता है पढ़ने लिखने से। तो वो जो वहाँ के लोग थे, तो वो उसी उनका मेंटेलिटी ऐसी थी। तो खेती बाड़ी करते थे, और खेती में भी धीरे धीरे क्या हुआ कि चंबल रिवाइंस बन गए काफी। चंबल नदी हर साल लाखों एकड़ जमीन को रिवाइंस बना देती है, तो जी। धीरे धीरे बहुत जमीनें कम हो गई लोगों के पास। जी। कुछ लोग तो उनको वो रास्ता मिल गया तो आर्मी में चले गए। जी। कुछ बात नहीं है कि ये वो है मतलब
किसी काबिल नहीं है। अभी हमारे देश के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, चंबल, ग्वालियर संभाग, यहाँ से हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा आर्मी बनी हुई है, और इतना ब्रेव आदमी है कि अपनी जान लगा देता है अपने कर्तव्य के लिए। फिर अ, वो उसका, उसकी ये विशेषता किसी भी रूप में किधर भी मुड़ जाए। अब जी। ये डकैती समस्या की तरफ मुड़ जाती है तो वो दूसरे उसमें लग जाते हैं, और नहीं तो आर्मी में, तो आर्मी में बहुत बहादुरी बताते हैं। जी। मेरे पूछने का आशय ये था अंकल जी कि 80 के दशक तक जो डकैत चंबल के भीड़ों में रहा करते थे, वो कुछ नियमों का पालन करते थे, महिलाओं का सम्मान करते थे, बच्चों पे जो है अत्याचार नहीं करते थे, और अपनी मर्यादाओं के अंदर रहकर ही जो है अपनी डकैत परंपरा को जारी रखते थे। पर 90 के दशक तक आते आते हम देखते हैं कि जब ये निर्भय गुजर और ये गडरिया गैंग वगैरह जब ज्यादा एक्टिव हुए, तो जो मर्यादाएं पहले के डकैत रखा करते थे, उन मर्यादाओं का पूरी तरीके से लोप हो गया। ना तो वो महिलाओं का सम्मान करते थे, ना ही वो डकैत परंपराओं का पालन करते थे। तो क्या ये अपने आप में इंडिकेशन था कि डकैतों की डकैती की जो परंपरा है वो पतन की ओर जा रही है 90 के दशक तक? पतन, डकैतों का पतन तो हो ही रहा है, और बहुत कम अब तो डकैत हो गए हैं। जी। उसका कारण यही रहा है कि हमारा जो है जो साधन सुविधाएं बढ़ गई हैं, मोबाइल आ गए हैं, जी। सड़कें बन गई हैं, जी। और पुलिस हाल पहुंच जाती है, पुलिस की भी अच्छे हथियार मिल गए हैं, और वो जो पुलिस वाले हैं उसकी जनसंख्या भी बढ़ गई है। जी। और पहले जो आप जो कह रहे हैं कि नैतिक पतन, तो उनका डाकू कर्मियों का नैतिक पतन तो हुआ है, बाद में काफी हुआ है। और उसके पहले उनके नियम थे, ये बात सही है। वो अपना खर्चा और डकैती उस हिसाब से चलाते थे कि वो बड़े बड़े शहरों से, दिल्ली से, आगरा से कोई अच्छे पैसे वाले की एक पकड़ कर लाए तो हम्म। महीने भर उनका गैंग का खर्चा चलता था। यहाँ स्थानीय लोगों को वो तंग नहीं करते थे, हम्म। ये बात सही है। अ, और जी। तो ये क्या है कि हमारे जो पहले डकैत और अब स्वभाव में बहुत अंतर हुआ दिन ब दिन। ये समझ लीजिए आप, 4-5 साल के बाद ही डकैतों के अलग टाइप की सोच बनने लगी थी, हम्म। और बन जाती थी। और वो उसके पहले आप वैसे डकैत समस्या इस क्षेत्र में और भी, हालांकि इस क्षेत्र के बड़े बहादुर लोग हैं, और उस जमाने में इन्होंने ये मुगलों से बगावत की थी, क्योंकि ये आमने सामने लड़ नहीं पाते थे। जी। मुट्ठी भर लोग थे, और मुगलों की सेना बहुत बड़ी हुआ करती थी। जी। तो ये छोटे 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 राजाओं को जैसे छोटे छोटे राज्य थे, इनको मुगलों ने सब जीत जात के, और ये वो इनको जो है इनने उनके सामने सिर नहीं झुकाया, अधीनता स्वीकार नहीं की, हम्म। और लड़ते रहे इनसे बराबर। अब आमने सामने लड़ नहीं पाते थे, उन्होंने छापामार लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। तो छापामार लड़ाई के लिए कहाँ अच्छा जगह होती थी, चंबल रिमाइंस जो थे, ये इन्होंने जगह चुनी इन लोगों ने, और यहाँ आके बहुत पहले बस गए आके, छोटे छोटे, अब तो गांव हो गए काफी। तो वैसे ये इतिहास है इनका कि तो उस जमाने में इन्होंने आके यहाँ शरण ली थी, और जो जितने मुगल शासक थे उनके खजाने लूट लेते थे, और अपनी सेना का विस्तार करते थे, फिर उनसे लड़ते थे, और फिर ऐसे छापामार लड़ाई लड़ते थे। तो बागी कहलाते थे। और उसके बाद में अंग्रेज लोग आए, इन्होंने डाकू नाम दिया। अंग्रेजों के साथ साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया था, उनके अधीनता फिर भी स्वीकार नहीं की, और बराबर लड़ते ही रहे। तो अब ये डकैती समस्या का रूप बदलता रहा, जी। ये रहा। अ, वर्तमान में जब डकैत समस्या लगभग पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, तो अ, आपको क्या लगता है कि क्या चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई मानसिकता में कोई बदलाव आ रहा है? एक समय जो युवा डकैतों को अपना आदर्श मानते थे, क्या अब उनके आदर्श बदल रहे हैं और वो नई दुनिया से तालमेल बिठाने के लिए तैयार हो रहे हैं? हाँ, ये बात सही है। जो नए युवा हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है।
पहले क्या था, ये पिछड़ा क्षेत्र था, तो राजनीतिक रूप से भी इन पे ध्यान नहीं दिया गया ज़्यादा। जी, और कुछ ज़रूर अभी थोड़े दिन पहले मालनपुर और बामोर में फैक्ट्रियाँ खोली गई इनके रोज़गार के लिए, तो वो उतना वो जो है कारगर नहीं रहा। यहाँ पहले से यदि ध्यान दिया जाता तो इतनी समस्या नहीं बढ़ती। तो यहाँ इनके रोज़गार और इनके रहन-सहन और इनके विकास में इस क्षेत्र के यदि ध्यान दिया जाता, तो ये समस्या पहले ही काफ़ी खत्म हो जाती। लेकिन अब क्या है, अब दिया जा रहा है और बराबर सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं और रोज़गार के साधन हो रहे हैं। तो अब ये जो बड़े नए लड़के हैं, अब स्कूल खुल गए हैं, अब वो जानते हैं नए लड़के कि हमारे लिए कौन-सा रास्ता अच्छा है। बीएड का रास्ता अब अच्छा नहीं है मानते वो। अब सोचते हैं कि जो है आगे बढ़ने के लिए ज्ञान का रास्ता और आगे बढ़ने के लिए विकास का रास्ता अच्छा है, तो वो अपना रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग तो विदेशों में भी हैं, आपने देखा। अब विदेशों में बड़े अच्छे-अच्छे पदों पे हैं, अच्छा-अच्छा पैसा कमा रहे हैं, विदेशी मुद्रा आ रही है भारत सरकार के पास, करोड़ों अरबों रुपया आ रहा है और तो बहुत चेंज हुआ है और बहुत विकास कर रहे हैं यहाँ के लोग। यहाँ का आदमी ऐसी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में छोटा से बड़ा हुआ कि कहीं भी पूरी दुनिया में भी जाएगा, तो वो आगे बढ़ेगा। तो जैसा आपने कहा कि अगर पहले ध्यान दिया गया होता इनकी शिक्षा पर और इनकी जीवन शैली पर, तो ये सारी समस्याएँ नहीं आती। तो क्या आप भी ये बात मानते हैं कि राजनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा लचर राजनीति का, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कभी मानक तय नहीं किए और बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र को जो है अपने अपने हाल पर छोड़ के रखा गया। क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण था राजनीति की विफलता की डकैत समस्या यहाँ जन्मी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्योंकि समस्या ऐसी थी यार, डकैती समस्या के नाम से इधर कोई आता नहीं था और नेता लोगों के भी इधर दौरे नहीं होते थे और यहाँ के आदमी को एक पता नहीं अलग दृष्टि दृष्टि से देखा जाता था, तो उनकी सुनवाई भी नहीं होती थी। जी, तो इस वजह से वो यहाँ तरक्की नहीं हो पाई और यहाँ का आदमी ये नहीं जानता था कि किस प्रकार नेताओं से काम करवाना चाहिए और किस प्रकार वो करना चाहिए। तो वो जब यहाँ का आदमी की आवाज़ वैसी है, कड़क है, दिल का साफ है लेकिन आवाज़ कड़क है, तो सामने वाला वैसे ही जो है उससे दूरी बनाने लगता है। जी। तो इस प्रकार वो इधर तरक्की नहीं हुई, ना लोग नेताओं ने ध्यान दिया, ना राजनीतिक विकास हुआ। और उस वजह से ये क्षेत्र का भौगोलिक विकास और सामाजिक विकास कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है अब हो रहा है, तो इसीलिए समाज और व्यवस्था बिल्कुल चेंज हो रही है और डकैती समस्या अब बहुत कम हो गई है। अब तो डकैती इसको नहीं कहेंगे, अब तो लूट-खसोट जो जिसको जैसे क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, हर जगह रहते हैं। जी, तो वो अपना काम करते हैं, तो वो लुटेरे टाइप वो वो भले ही हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं होता कि ड डकैत और गैंग अब रहें और रह भी नहीं सकते अब। जी। तो सोच भी